कोंगहैक साउथ कोरिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एक हाईली स्किल्ड मेडिकल प्रोफेसर थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने एक पेंटिंग पर नजर डाली तो अचानक टाइम ट्रैवल कर जोसोन एरा में पहुंच गए। सौभाग्य से वे एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पहुंचे और उनके साथ उनका मॉडर्न मेडिकल टूल किट भी था। अपने एडवांस्ड मेडिकल नॉलेज और इक्विपमेंट की मदद से उन्होंने रेगुलर बेसिस पर छोटी बड़ी सर्जरीज करनी शुरू की। जल्द ही उनकी रेपुटेशन चारों ओर फैल गई और वे पूरे रीजन के मोस्ट रिनाउंड डॉक्टर बन गए। उन्होंने इतनी इमेंस वेल्थ कमा ली कि समझना मुश्किल था कि इसे कब और कैसे यूज किया जाए। उन्होंने अपने बढ़ते इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अपनी खुद की मेडिकल टीम एस्टैब्लिश की। उनकी फेम इतनी बढ़ गई कि जनरल यी सन सिन, जिनका चेहरा अब 1 के नोट पर है, ने भी उनकी मेडिकल एक्सपर्टीज मांगी। यहां तक कि महान फिजिशियन ह्योजुन भी उनसे सीखना चाहते थे। आखिरकार कोंगहैक को किंग संजो के ट्रीटमेंट के लिए रॉयल पैलेस में बुलाया गया। मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने उस एरा के लोगों को पूरी तरह अस्टॉनिश कर दिया था। सुबह हॉस्पिटल के हॉलवेज में हलचल थी। जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाले व्यक्ति ने एंट्री ली, कई डॉक्टर्स ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर बेक। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए हल्का सा सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग। अचानक किसी ने पूछा, सर क्या आप आज किसी खास काम में बिजी हैं? उन्होंने हल्की साई ली और कहा, नहीं, मैं डायरेक्टर के ऑफिस जा रहा हूं। मन में उन्होंने सोचा, काश मेरा स्केड्यूल पूरी तरह पैक्ड होता। प्रोफेसर बेक ने अपनी अचीवमेंट्स पर एक पल विचार किया। महज 30 की उम्र में मेडिकल स्कूल में फुल फ्लेज्ड प्रोफेसर बन जाना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं थी। उनकी स्ट्रॉन्ग फिजिक और अट्रैक्टिव फेस ने उन्हें और भी कैरिज्मेटिक बना दिया था। उनकी स्किल्स इतनी एक्सेप्शनल थी कि लोग उन्हें कभी आराम से रहने नहीं देते थे। वे एलिवेटर के पास पहुंचे और बटन प्रेस किया। उनके माइंड में एक थॉट आया, क्या ये लोग मुझे फिर किसी मैच मेकिंग इवेंट के लिए बुलाने वाले हैं? उन्होंने मिरर में अपने बाल ठीक किए। फेस एक्सप्रेशनलेस था। मैं बहुत बिजी हूं, डेटिंग के लिए टाइम कहां? इस बार कैसे मना करूं? डायरेक्टर के ऑफिस में एंट्री करते ही डायरेक्टर ने वार्मली कहा, प्रोफेसर बेक आइए आइए। हेलो डायरेक्टर, उन्होंने फॉर्मल टोन में कहा। डायरेक्टर ने हैंड्स रब करते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है कि आप बिजी हैं, फिर भी आपको बुलाना पड़ा। ने हल्की सी साई ली। कोई बात नहीं, वैसे भी आज कोई खास स्केड्यूल नहीं था। मगर माइंड में कुछ और था। काश होता। उन्होंने डायरेक्टर की ओर देखा और डायरेक्टली पूछा, तो आपने मुझे सडनली क्यों बुलाया? उनकी नजर डायरेक्टर के हैंड्स पर गई जो अनयूजुअली फास्ट स्पीड में रब हो रहे थे। वेट अ मिनट, ये तो यूजुअल से डबल स्पीड में हाथ रब कर रहे हैं। इसका मतलब इस बार रिक्वेस्ट ज्यादा ही ट्रबलसम होगी। डायरेक्टर ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, चेयरमैन ने आपको उनके होम पर कंसल्टेशन के लिए बुलाया है और हाँ, वे आपको किसी से इंट्रोड्यूस भी कराना चाहते हैं। यह सुनकर बेक के फेस पर साफ डिसअप्रूवल झलक गई। मतलब एक इन्फ्लुएंशियल फिगर से मीटिंग और मैच मेकिंग इवेंट दोनों एक साथ, डबल ट्रबल। माइंड में उन्होंने सोचा, तो मुझे 2 बार रिफ्यूज करना होगा। लेकिन फिर उन्होंने डीप ब्रेथ ली और सिर झुका लिया। चेयरमैन को ना कहने का कोई वे नहीं है ना? आखिरकार चेयरमैन सिर्फ इस हॉस्पिटल के ओनर ही नहीं, बल्कि साउथ कोरिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक के लीडर भी थे। एक विजनरी बिजनेसमैन और वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट। डायरेक्टर ने एक लाइट स्माइल के साथ एक मेडिकल किट आगे बढ़ाई। मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है। चेयरमैन ने कुछ स्पेशल मेडिकेशन भी मंगवाई है। बेक ने मेडिकल किट उठाई और पूछा, When do I have to go? डायरेक्टर ने और भी फास्ट हैंड्स रब करते हुए ब्राइटली मुस्कुराकर कहा, Right now. प्रोफेसर बेक अब चेयरमैन के होम के सामने खड़े थे। उन्होंने डीप ब्रेथ ली और मन ही मन बुदबुदाए, Earning a living these days is really tough. ह्यू के कदम जैसे ही भीतर पड़े, उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। पुराना घर होने के बावजूद माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। मैं यहां चेयरमैन से मिलने आया हूं या ग्रिम रीपर से? उन्होंने मन ही मन सोचा। अचानक एक जोरदार आवाज ने उन्हें चौंका दिया। प्रोफेसर बेक। उन्होंने नजर घुमाई और देखा कि आवाज दीवार पर लगे एक स्पीकर से आ रही थी। अंदर आ जाइए, बस हॉलवे के अंत तक चले आइए। ह्यू ने अंदाजा लगाया कि यह चेयरमैन की आवाज थी। वह हल्का सा भ्रमित महसूस कर रहे थे। मैंने सुना था कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी एक्सेंट्रिक है। लगता है बात सच थी। कमरे के सामने खड़े होकर उन्होंने सावधानी से कहा, एक्सक्यूज मी। कमरे के अंदर चेयरमैन पहले से ही जमीन पर सही मुद्रा में बैठे हुए थे। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, काफी समय हो गया है ना? ह्यू उनके सामने जाकर बैठे। यस, हेलो चेयरमैन। चेयरमैन ने उनका हालचाल पूछा, कैसे हो आजकल? जवाब देने के बजाय ह्यू का मन पुरानी बातों में चला गया। ये बुजुर्ग हमेशा मेरे प्रति दयालु रहे हैं। पहले मैंने गलती से उनके सेक्रेटरी का इलाज कर दिया था, जिसने मेरी तारीफ करते करते मुझे उनकी नजरों में एक अच्छी छवि दिला दी। ह्यू के चेहरे पर हल्की स्मगनेस थी, जिसे देखकर चेयरमैन थोड़ा हैरान हुए। लेकिन ह्यू ने मन ही मन सोचा, आखिर मेरी ट्रीटमेंट मेथड्स किसी आर्ट से कम है। चेयरमैन ने अपना हाथ उठाया और बोले, चूंकि तुम यहां हो, क्या तुम मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो? ह्यू ने सिर हिलाया। ऑफ कोर्स। मेजरमेंट लेते हुए ह्यू ने सोचा, इन्होंने एक सर्जिकल जीनियस को सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बुलाया। सच में इस आदमी के पास पैसे जरूरत से ज्यादा है।
उन्होंने रिजल्ट पढ़ा। 1 DND 80, कंप्लीटली नॉर्मल सर। चेयरमैन मुस्कुराए। अच्छा, शायद इसलिए कि मैं इन दिनों सॉकर खेल रहा हूं। यह सुनकर ह्यू हल्का सा चौंके। तो होम विजिट सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद तो मैच मेकिंग है। वे चाय की चुस्कियां लेते हुए बात करने लगे। अचानक चेयरमैन ने पूछा, तुम्हें एंटीक्स में इंटरेस्ट है? ह्यू थोड़ा असमंजस में पड़ गए। एंटीक्स? चेयरमैन ने जोसोन एरा की एक पेंटिंग निकाली और उनकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, बताओ तुम्हें यह पेंटिंग कैसी लगती है? ह्यू ने होंठ भींचे। मुझे एंटीक्स की ज्यादा समझ नहीं है। फिर उन्होंने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये दो मुख्य लोग कौन हैं? चेयरमैन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसकी सही जानकारी तो मुझे भी नहीं है। फिर उन्होंने गहरी नजर से ह्यू को देखा और कहा, लेकिन यह खूबसूरत है ना? ह्यू पेंटिंग को ध्यान से देखने लगे। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। चेयरमैन की आंखों में एक चमक आई। मैंने सोचा था, तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा, है ना? अचानक पेंटिंग से एक तेज रोशनी फूटी। ह्यू की आंखें चौड़ी हो गई। या अगले ही पल उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पेंटिंग के भीतर खींच रही हो। उनकी आंखें चौंधिया गई, कानों में एक अजीब सी गूंज होने लगी। उन्होंने चेयरमैन को कुछ कहते हुए देखा, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दी। उनका दिमाग तेजी से घूमने लगा। मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा। अंधेरे में उनकी चेतना डूबने लगी। यंग मास्टर! एक जोरदार आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ी। यंग मास्टर, आखिर आप अब तक जागे क्यों नहीं? ह्यू ने आंखें खोली तो देखा कि एक आदमी जो हैंडबॉक पहने हुए था उनके चेहरे के बेहद करीब झुका हुआ था। वह आदमी खिसियाकर बड़बड़ाया, क्या तुम्हें जगाने के लिए मुझे हाथ उठाना पड़ेगा? ह्यू घबराए और पैनिक में अपने हाथ छटक दिए। उनके हाथ में मौजूद मेडिकल किट सीधे उस आदमी के चेहरे पर जा लगी। धप! आदमी अपनी गाल पर हाथ रखकर पीछे हट गया। आउच! मैं तो सिर्फ घर की लेडी के कहने पर तुम्हें जगाने आया था। सीरियसली एरिस्टोक्रेट्स! ह्यू ने पसीने से तरबतर होकर जल्दी से खुद को पीछे खींच लिया। तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? वह आदमी अपनी सूजी हुई गाल सहलाते हुए झुंझलाया। क्या मतलब? मैं तो बस तुम्हें जगाने आया था और तुमने मुझे ही मार दिया। ह्यू ने अपनी नजरें खुद के कपड़ों पर दौड़ाई। हैंडबुक! उनका दिमाग सुन्न हो गया। मैं ये कपड़े क्यों पहने हुए हूं? उन्होंने बगल में खड़े आदमी को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे ये पहनाया है ना? उस आदमी ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या तुम नग्न घूमना चाहते या क्या? ह्यू ने चारों ओर देखा। वह एक ट्रेडिशनल कोरियन कमरे में थे। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा, ये जगह कहां है? वह आदमी और भी ज्यादा हैरान हो गया। सर, आज आपको क्या हो गया है और तुम मुझसे इतनी पोलाइटली क्यों बात कर रहे हो? ह्यू पूरी तरह से उलझन में थे। उन्होंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। मैं अभी अभी चेयरमैन से बात कर रहा था, तो फिर मैं यहां कैसे? उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। आह, आखिर मुझ क्या बीत रही? कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक मध्यम उम्र के व्यक्ति ने गुस्से से चिल्लाते हुए प्रवेश किया। कॉन्ग ह्यू, तुम बदमाश! ह्यू का चेहरा जैसे जम गया। वह चुपचाप खड़ा रहा जबकि सामने खड़ा आदमी आग बबूला होकर उसे घूर रहा था। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर ह्यू के होंठों से एक फुसफुसाहट निकली। फादर? आदमी और ज्यादा भड़क उठा। क्या बकवास कर रहे हो? अभी तक पूरी तरह जागे नहीं हो क्या? ह्यू के हाथ कांपने लगे। उसने कांपती उंगली से उस आदमी की ओर इशारा किया और जो कहा उसने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। यह सपना है। यह सिर्फ एक सपना हो सकता। वह घबराकर बड़बड़ाने लगा। तुम मेरे पिता हो, लेकिन तुम तो पिछले साल गुजर चुके थे। पास खड़ा नौकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया देता, वह आदमी बाहर गया और वापस आते ही हाथ में लकड़ी का झाड़ू लिए हुए था। उसने झाड़ू उठाई और गुस्से में चिल्लाया, तुम हम मौत के करीब नाचने की कोशिश क्यों करते हो? डूसुक तुरंत दौड़कर आदमी को रोकने की कोशिश करने लगा। सर, कृपया शांत हो जाइए। युवा मालिक अभी पूरी तरह से जागे नहीं है। ह्यू का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसके पिता अभी भी गुस्से में चिल्ला रहे थे। मुझे जाने दो डूसुक, मैंने कहा जाने दो। किसी तरह डूसुक ने ह्यू के पिता को पकड़कर बाहर खींच लिया। इसी दौरान एक और नौकर अंदर आया और धीरे से बोला, सर, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। थोड़ी देर बाद एक घबराया हुआ डॉक्टर अंदर आया और झुककर अभिवादन किया। आपका हाल चाल कैसा है सर? ह्यू के पिता सनमोन अब थोड़े शांत लग रहे थे। उन्होंने डॉक्टर की ओर देखा और कहा, तुम आ गए। मेरे घर का एक युवा नौकर बीमार है, उसे जाकर देखो। ह्यू अभी भी पूरी तरह से उलझन में था। उसने सोचा, यह सब कितना अजीब है। यह सपना इतना असली क्यों लग रहा है? डॉक्टर ने बीमार नौकर की जांच शुरू की। ह्यू ने सुना कि वह कह रहा था, लगता है यह नसों के अवरुद्ध होने का मामला है। हमें इसे एक्यूपंक्चर से ठीक करना होगा और साथ ही पेट की दवा में तरबूज के बीज का पाउडर मिलाना होगा। लेकिन फिर डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, ओह नहीं, गलती से मैं पुराने नीडल्स ले आया। लेकिन कोई बात नहीं, यह तो सिर्फ एक नौकर ही है। फिर अचानक उसने अपनी जेब से एक जंग लगी हुई नाइफ निकाली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बस एक पल लगेगा।
ह्यू, जो आधुनिक दुनिया से आया था, यह सब देखकर दंग रह गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रहे हो? उसके पिता का चेहरा गुस्से से भर गया। क्या तुमने सारा अदब भुला दिया है? लेकिन ह्यू पीछे नहीं हटा। उसने उसी गुस्से में जवाब दिया, अरे, कोई भी समझदार इंसान नसें साफ करने के लिए किचन नाइफ का इस्तेमाल नहीं करता, और वो भी जंग लगी हुई। क्या यह आदमी सच में डॉक्टर है? अपमानित डॉक्टर तिलमिला गया। क्या युवा मालिक को जरा भी अंदाजा है कि इन हाथों ने कितनी जिंदगियां बचाई हैं? ह्यू ने झटके से डॉक्टर के हाथ से चाकू उछालकर दूर फेंक दिया और गुस्से में बोले, ओह, मुझे पता है, कम से कम सैकड़ों लोगों को सीधे उनकी कब्रों तक पहुंचाया होगा, है ना? फिर वह बीमार लड़के की ओर मुड़ा। उसका स्वर तुरंत नरम हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? कमजोर नौकर ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम ओके सुख है। ठीक है, ओके सुख, अपनी चादर उठाओ और अपना घुटना मोड़ो। दोसुक ने हिचकिचाते हुए पूछा, युवा मालिक, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ह्यू झुंझलाकर बोला, क्या एक सपने में भी मैं इतनी खराब चिकित्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता? कोने में बैठे डॉक्टर ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सोचा, जैसा सुना था, यह लड़का सच में जगरालू है। चलो देखते हैं कि यह खुद को कैसे शर्मिंदा करता है। ह्यू ने ओके सुख का परीक्षण शुरू किया। उसने अपनी 2 उंगलियां लड़के के पेट पर रखीं। लड़का तुरंत दर्द से कराह उठा। ह्यू ने गंभीर आवाज में कहा, इसका पेट सख्त और गर्म है। जब मैं दबाता हूं तो दर्द होता है, लेकिन छोड़ने पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दर्द लोअर राइट एब्डोमेन में केंद्रित है। फिर उसने उसकी नब्ज जांची। दूसक ने फिर से आग्रह किया, युवा मालिक, कृपया डॉक्टर से माफी मांग लीजिए और उसे इलाज करने दीजिए। ह्यू की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उस क्वैक पर भरोसा करना भूल जाओ। जल्दी से मेरी मेडिकल बैग ले आओ। डोसक हकला गया। का क्या? ह्यू ने जल्दी से समझाया, लड़के की नब्ज 32 बीट प्रति मिनट पर है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो यह मर जाएगा। जल्दी करो। आखिरकार मेडिकल बैग लाया गया। ह्यू ने जल्दी से उसमें तलाश शुरू की। चलो देखते हैं। एंटीबायोटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक, स्कैल्पल, हथौड़ा, रस्सी। रुको, यहां वायग्रा भी क्यों है? ओह, अब समझ आया कि यह बैग इतना भारी क्यों था। घर की जांच के लिए भी ये कुछ ज्यादा ही चीजें हैं। थोड़ी देर की खोज के बाद उसने सिरिंज निकाली और ओके सक से कहा, यह थोड़ा चुभेगा और ठंडा लगेगा, हिलना मत। ठीक है ने सहमति में सिर हिलाया। ह्यू ने एनेस्थेटिक भरकर उसे इंजेक्ट किया, फिर स्कैल्पल निकाली। डॉक्टर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। रुको, तुम ये क्या करने जा रहे हो? ह्यू ने डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे डांटते हुए कहा, अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहो। यह कहते ही उसने स्कैल्पल उठाई और ओकेसु के पेट पर चीरा लगा दिया। डॉक्टर की आंखें भय से चौड़ी हो गई। तुम जिंदा इंसान पर लाइव सर्जरी करने जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? ह्यू ने गुस्से से डॉक्टर की ओर देखा, फिर स्कैल्पल उठाकर हल्के से हिलाया। अगर जान बचानी नहीं आती तो कम से कम मुंह बंद रखना सीखो। डॉक्टर घबराकर पसीने पसीने हो गया और हकलाते हुए बोला, हाँ, मेरी गलती। ह्यू ने बिना किसी रुकावट के ऑपरेशन जारी रखा। जैसा मैंने सोचा था, यह अपेंडिसाइटिस का मामला है, उसने मन ही मन कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा इतनी तकलीफ में था। अपेंडिक्स सूज चुका है और अंदर पुस भरा हुआ है। उसके हाथ तेजी से चले। उसने जरूरी सुचर्स बांध दिए और सिजर्स उठाते हुए सोचा, सूजन का पता लगाना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन अब आगे का हिस्सा आसान है। बस अब इसे सिलना बाकी है। थोड़ी देर और सहलो, उसने ओकेसुक को दिलासा दिया। पूरे ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और डोसुक अवाक खड़े रहे। उनकी आंखें अब तक पूरी तरह खुली रह गई थीं। थोड़ी ही देर में ह्यू ने सिलाई पूरी कर दी और संतोष से कहा, हो गया। उसने खुद को एक पल की प्रशंसा दी और सोचा, जैसा उम्मीद थी, मैं सच में एक जीनियस हूं। ओके सक, जो अब पहले से बेहतर लग रहा था, धीमे स्वर में बोला, धन्यवाद। ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अच्छा किया, अब तुम्हारा बुखार जल्द ही उतर जाएगा। फिर उसने चारों ओर देखा। सभी के चेहरों पर अविश्वास छलक रहा था। डूसुक ने सदमे में कहा, युवा मालिक, आपने सच में उसे चीर दिया। ह्यू को समझ नहीं आया कि इसे वह कैसे समझाए। इन्फ्लेमेशन? ये सब कैसे समझाऊं? डॉक्टर, जिसने बेमन से ही सही ह्यू की प्रतिभा को स्वीकार कर लिया था, बड़बड़ाया। लगता है युवा मालिक ने सच में इस लड़के के दुर्भाग्य को टाल दिया। मुझे लगा था कि तुम बस एक आलसी अमीरजादे हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो है। ह्यू को झटका लगा। क्या मेरी आधुनिक सर्जिकल स्किल्स को ये लोग सिर्फ भाग्य कह रहे हैं? उसका पिता अब भी अविश्वास में था। यह असंभव है। क्या तुमने इसके साथ घूम घूम कर सीखा? ह्यू ने एक लंबी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि अधिक समझाना बेकार है। खैर, आखिर यह तो बस एक सपना है। उसने अपने औजार समेटे और लापरवाही से कहा, हाँ, मान लो जो चाहो। फिर उसने डोसुक को कुछ एंटीबायोटिक पिल्स पकड़ा दी और निर्देश दिया, इनमें से 2 को पीसकर पानी में घोलकर ओकेसुक को पिलाओ। आखिरी गोली उसे सुबह देना। डोसुक कभी भी अचंभित था, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, मैं ऐसा करूंगा, युवा मालिक। उसने जमीन पर पड़े ओकेसुक की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी।
कुछ पल बाद वह झुककर गहरी बो करते हुए बोला, युवा मालिक, मेरे छोटे भाई की जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। ह्यू हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी पूंजीवादी फितरत जाग चुकी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इलाज का पैसा तो देना पड़ेगा। उसके पिता का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने झाड़ू फिर से उठा ली। तू कभी नहीं सुधरेगा बदमाश। चाहे कितना भी स्किल्ड सर्जन क्यों न हो, अपने पिता से हमेशा डरता था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने तेजी से चिल्लाया, बचाओ। रात बीत गई। ह्यू, जो अब चोटों से भरा पड़ा था, बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, जोसेन युग में सर्जरी करना, यह सब कितना अजीब है। लेकिन इतने सालों बाद पिता का चेहरा देखना इतना भी बुरा नहीं था। उसने लंबी सांस ली और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। शायद मैं इस सपने को बार बार देखने से परहेज नहीं करूंगा। सुबह का आगमन। अभी तक अपने कंबल में लुटा पड़ा था जब डोसुक की जोरदार आवाज सुनाई दी। युवा मालिक, आपने अभी खांसा था, है ना? मैं पानी लाया हूं। ह्यू धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा थका हुआ और गंभीर था। बिना कुछ कहे वह गहरी सोच में पड़ गया। क्या यह सब सच में सपना था? उसने अपनी ब्रिलियंट माइंड से सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करना शुरू किया और फिर नहीं, यह सपना नहीं है। वह कमरे के दरवाजे के पास बैठा था, हाथ में अपना मेडिकल बैग पकड़े हुए। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आई। मैं सच में जोसेन युग में आ गया हूं। जैसे ही यह एहसास उस पर हावी हुआ, उसकी आंखों में निराशा के आंसू छलक आए। और मैं अपने समय से केवल एक ही चीज लाया हूं, मेरा डॉक्टर्स बैग। फिर भी एक छोटी राहत उसके मन में आई, कम से कम मैं किसी कुलीन व्यक्ति के शरीर में तो हूं। इसी सोच में डूबे हुए डोसुक पास आया और बोला, युवा मालिक, ओके, सुक की तबीयत अब काफी सुधर गई है। ह्यू ने राहत की एक गहरी सांस ली, लेकिन डोसक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, युवा मालिक, मुझे आपको कुछ बताना है। ह्यू ने गलत समझा और लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। पर वह गलत था। अगले ही पल डोसक अचानक घबराते हुए चिल्लाया, मैंने गलती से वो सफेद गोली गिरा दी। कृपया मुझे एक और दे दीजिए। ह्यू ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? पर डोसुक मासूमियत से सफाई देता रहा, सच कह रहा हूं, वह कहीं गायब हो गई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ह्यू झुंझलाकर अपने बैग से दूसरी गोली निकालने लगा। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, यह चीज इस समय के लिए बहुत दुर्लभ है। पर जैसे ही उसने दवाई की शीशी उठाई, वह चौंक गया। रुको, कल मैंने ये शीशी खोली थी, पर यह एकदम नई क्यों लग रही है? फिर उसने अपने सर्जिकल सूचर्स को उठाया। ये भी, जो कल इस्तेमाल किए थे, वे भी नए जैसे क्यों दिख रहे हैं? एक अजीब एहसास उसके दिमाग में घर कर गया। उसने तुरंत ओकेसक की जांच करने का फैसला किया। उसने देखा कि टांके अपनी जगह थे, लेकिन तो फिर मेरा मेडिकल बैग ही रीसेट क्यों हो गया? कमरे से बाहर निकलते हुए भी वह गहरी सोच में डूबा रहा। समय यात्रा अपने आप में अजीब थी, लेकिन यह तो और भी विचित्र है। क्या मेरा बैग हर दिन रीसेट हो जाता है? त्योहार की हलचल। इसी बीच डोसक उसके पीछे आया और बोला, वैसे मैंने सुना है कि आज बाजार में एक त्योहार हो रहा है। वहां होगी के संगीतकार भी प्रस्तुति देंगे। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहां ले चल सकता हूं। ह्यू ने ठुड्डी हाथ रखा और सोचा, सही कहा, मुझे यह भी पता लगाना होगा कि मैं किस समय काल में हूं। अगर बाहर जाऊं तो शायद कुछ सुराग मिल सके। कुछ देर बाद बाजार में एक कलाकार डीमन मास्क पहने रस्सी पर कलाबाजी कर रहा था। उसने अपने पैरों पर संतुलन बनाते हुए हवा में एक शानदार बैकफ्लिप मारी। ह्यू की आंखें चमक उठीं। वह ताली बजाने लगा। त्योहार की दुनिया जितनी उसने सोची थी, उससे कहीं अधिक मनोरंजक साबित हो रही थी। अचानक एक गलती हो गई। एक कलाकार ने छलांग लगाने में गलती कर दी और सीधा अपने साथी के चेहरे पर जा गिरा। ह्यू ने सहानुभूति में एक विंस किया। वह कलाकार जो घायल हुआ था, लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, लेकिन गिरने से बच गया। डूसुक ने ताली बजाते हुए कहा, क्या अद्भुत प्रदर्शन था। ह्यू ने आश्चर्य में मुंह खोलते हुए सोचा, क्या सच में? मुझे तो लगा कि वह दर्द से कराह रहा है। रेस्किमी कलाकार प्रदर्शन के बाद डीमन मास्क पहने कलाकार भीड़ के बीच आया और बोला, आप सभी को यह शो पसंद आया ना? कृपया कुछ सिक्कों से हमारी मेहनत का सम्मान करें। ह्यू, जो सबसे जोर से तालियां बजा रहा था, कलाकार का ध्यान आकर्षित कर चुका था। वह उसके पास आया और बोला, महाशय, आपने शो का सबसे अधिक आनंद उठाया, कृपया हमें उदारता से पुरस्कृत करें। ह्यू ने अपनी स्लीव में पैसे खोजने के लिए हाथ डाला, लेकिन उसकी नजरें कलाकार पर ही टिकी रहीं। ओह, यह तो वही व्यक्ति है, लेकिन इससे छोटा जितना सोचा था। डोसुक ने ह्यू की झिझक को भांप लिया और धीरे से फुसफुसाया, मालिक, मैं भुगतान कर देता हूं। कलाकार तुरंत मुस्कुराया और झुकते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ह्यू अब भी कलाकार को गौर से देख रहा था। तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की, कोई एडम्स एप्पल नहीं है। उसकी आंखें संकीर्ण हो गई। यह कलाकार एक औरत है, पर उसकी आवाज तो एक पुरुष की तरह लग रही थी। ह्यू ने सोचा, खैर, हर किसी की अपनी वजहें होती हैं। उसने अपने हाथ बांधकर आंखें बंद कर ली और चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, हर किसी के अपने कारण होते हैं, रोमांस या भ्रम।
बाद में जब वे खाने बैठे तो ह्यू का मूड फिर से खराब हो गया। वह खाना चबाते हुए सोचने लगा, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे ज्यादा बदकिस्मत हो सकता है। अचानक अतीत में फंस जाना। जैसे ही उसने अगला कॉर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अचानक माहौल में एक बदलाव महसूस हुआ। यह कैसा अजीब एहसास है। उसने ऊपर देखा। एक समूह की लड़कियां लज्जा से लाल हो रही थी और बार बार उसकी तरफ देख रही थी। ह्यू का दिल एक पल के लिए खुशी से उछल पड़ा। क्या क्या यह सब मेरे लिए है? क्या मैं अब भी इतना आकर्षक हूं? लड़कियों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। वो ही है ना? वाह, ये अफवाहों से भी ज्यादा हैंडसम है। ह्यू ने तुरंत अपने चेहरे पर अपना सबसे आकर्षक चार्मिंग एक्सप्रेशन लाते हुए गर्दन टेढ़ी की और हल्की मुस्कान दी। लगता है इस चेहरे की अहमियत जोसेन काल में भी बनी हुई है। पर मुश्किल से 3 सेकंड बीते होंगे कि उसे असली सच्चाई का एहसास हुआ। वे लड़कियां उसे नहीं बल्कि जुक को देख रही थी। ओह, वह कितना सुंदर है। ये डोसक ही है। ह्यू गुस्से से कांपते हुए सामने बैठे डोलसक को घूरने लगा। दूसरी तरफ डोलसक पूरी तरह ओब्लिवियस था और उसने मजाक में आग में घी डाल दिया। क्यों ऐसे देख रहे हो मुझे? ओह, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि वे लड़कियां तुम्हें देख रही थी? ह्यू की इरिटेशन बढ़ती गई, जबकि डोलसक उसका मजाक उड़ाता रहा। यंग मास्टर सच में हैंडसम है, लेकिन हमारे बीच काफी बड़ा गैप है। अब भी उसके चेहरे पर चावल के कुछ दाने चिपके थे। उसकी हाफ ओपन अटायर से उसका टोन्ड चेस्ट झलक रहा था। फिर उसने आखिरी वार किया, इसे कहते हैं ब्यूटी गैप। ये शब्द सुनकर ह्यू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह डिसबिलीफ में फ्रोजन रह गया। चाहे मैं अपना सारा हिस्टोरिकल नॉलेज भूल जाऊं, लेकिन इतना तो पक्का है कि सर्वेंट्स कभी इतने एरोगेंट नहीं होते थे। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। तभी अचानक कटोरी के जमीन पर गिरने की आवाज आई। ह्यू और डोलसक दोनों ने ध्यान दिया। आसपास हलचल मच गई थी। लोग घबराकर चिल्लाने लगे। फैंसू सर, एक मिडिल एज्ड आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा था। भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। क्या हुआ? अचानक गिर पड़े। डोल्स्क ने तुरंत उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही एक्रोबैटिक ट्रूप का लीडर है। लगता है ये लोग मुसीबत में पड़ गए। लेकिन फिर भी उसने इसे अपना मसला न समझते हुए चावल का एक और कौर उठाया और खाने ही वाला था कि वो हैरानी से देखता रह गया। ह्यू, जो कुछ सेकंड पहले उसके सामने बैठा था, अचानक गायब हो चुका था। एक यंग लड़की आंसू भरी आंखों से चीख रही थी, पिताजी, प्लीज उठिए। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। वो सांस क्यों नहीं ले रहे? अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। ह्यू आगे बढ़ा, आदमी की नब्ज जांची और तुरंत घोषणा की, कोई हार्ट बीट नहीं है। अपनी स्लीव्स चराते हुए उसने सोचा, ये कपड़े, इसका मतलब यही आदमी परफॉर्मेंस के दौरान घायल हुआ था। लड़की ने अपनी सिसकियां रोकते हुए पूछा, आप कौन हैं? तभी अचानक एक आदमी भीड़ में से आया और ह्यू के कंधे पर झपट पड़ा। तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? ह्यू ने अपनी आंखें तरेरीं। उनमें एक अजीब सा थ्रेट था। अगर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये आदमी मर जाएगा। क्या तुम उस अपराध बोध के साथ जी सकोगे? डर ठिठक गया। डोलसक आगे बढ़ा और भीड़ से कहा, हमारे यंग मास्टर को दवाओं और इलाज की अच्छी समझ है, उन पर भरोसा करो। लड़की ने घबराते हुए पूछा, डोलसक, क्या ये सच में डॉक्टर हैं? डोलसक कुछ सेकंड के लिए झिझका, फिर बोला, हाँ। ह्यू ने पांसू के इंजरीज एग्जामिन किए। इसे छाती पर बहुत गहरी चोट लगी है। क्या यह कार्डियक इश्यू हो सकता है? उसने आदमी की शर्ट खोली और देखा, सीने के बीचों बीच एक बड़ा ब्रूज था। ह्यू ने भौहें चढ़ाई और डोलसक को बुलाया, डोलसक, जरा इधर आओ। उसने तुरंत अपना स्टेथोस्कोप निकाला और पांसू की हार्ट बीट सुनी। डोलसक पास आया, क्या हुआ सर? ह्यू ने अपना स्टेथोस्कोप हटाया और सिरिंज निकाली। इसे जोर से पकड़ कर रखो। डोलसक चौंक गया। बिना जवाब दिए ह्यू ने सीधा ब्रूज के अंदर सिरिंज चुभा दी। भीड़ में खड़े लोग हक्का बक्का रह गए। पहले वाले आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह आदमी पागल है। डोलसक तुरंत आगे बढ़ा, उस आदमी को पकड़कर एक स्लीपर होल्ड में दबा दिया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। बस शांत रहो और इंतजार करो। ह्यू ने यह देखते हुए सोचा, डोलसक सच में काफी ताकतवर है। अब समझ आया कि यह इतना बॉसी क्यों बनता है। ह्यू ने ब्रूस से कोएगुलेटेड ब्लड निकाला और कहा, डोलसक, ध्यान से सुनो और ठीक वैसे ही करो जैसा मैं कह रहा हूं। वह पूरी तरह पांसू पर फोकस कर चुका था और चेस्ट कंप्रेशंस देने लगा। यही तरीका है किसी की जान बचाने का। डोलसक ने स्केप्टिकल एक्सप्रेशन के साथ पूछा, चेस्ट दबाने से कोई कैसे बच सकता है? कुछ देर बाद ह्यू पसीने से लथपथ होकर रुका। उसने अपनी भौहें पोंछी और कहा, अब तक हार्ट बीट वापस नहीं आई। ठीक है डोलसक, अब तुम कोशिश करो। डोलसक की आंखें चौड़ी हो गई। मैं? ह्यू ने पांसू की नब्ज चेक की और जवाब दिया, हाँ, अपने हाथ के हील से छाती के बीचों बीच दबाओ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया था। फेस वही रखना, जल्दी करो। ह्यू की अर्जेंसी देखकर डोलसक ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, समझ गया सर, और उसने चेस्ट कंप्रेशंस देना शुरू कर दिया। ह्यू के निर्देशों का पालन करते हुए डोलसक ने चेस्ट कंप्रेशंस करना शुरू कर दिया। मैं आपकी हर बात मानूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। ह्यू की बेटी, जो ये सब देखकर हैरान थी, अविश्वास से बोली, यह किस तरह का ट्रीटमेंट है? उसने ह्यू की ओर देखा।
मैंने कभी इसके बारे में सुना या देखा नहीं है। अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ह्यू अब पीयू को माउथ टू माउथ रिससिटेशन दे रहा था। उस पल उसके पिता की अपनी दिवंगत मां के प्रति गहरे प्रेम की यादें उमड़ पड़ी। उपपत्नी क्यों रखूं? मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। मुझे सिर्फ वही चाहिए। यही सच्चा प्रेम है। वह अवाक रह गई, जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई हो। फिर क्रोध की लहर उसके भीतर उमड़ पड़ी। उसने ह्यू का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाई, तुम बदमाश हो। तुमने मेरे पिता के पवित्र प्रेम को दूषित करने की हिम्मत कैसे की? ह्यू, जो पूरी तरह शांत था, बस हल्के से बोला, डोलसुक, अब रुक जाओ। डोलसुक, जो कंप्रेशन से पहले ही थक चुका था, हांफते हुए रुका और बोला, क्या? क्यों? परंतु इससे पहले कि वह कुछ और कहता, दोनों की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। पेंसु, जो अब तक बेहोश था, अचानक गहरी सांस लेते हुए उठ बैठा। उसकी आंखें चारों ओर भटक रही थी, जैसे वह यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या हुआ। यह क्या हो रहा है? वह धीमे स्वर में बुदबुदाया। ह्यू ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, पेशेंट फिर से होश में आ गया है। चारों ओर खड़े लोग अचंभे से फुसफुसाने लगे। ह्यू ने लापरवाही से एक पैर पास के पत्थर पर रखा और उनकी बातचीत सुनने लगा। वह सांस नहीं ले रहा था। हम उसकी नाड़ी तक महसूस नहीं कर पा रहे थे। हमें लगा वह मर चुका है। भगवान, क्या इसका मतलब है? फिर किसी ने वह बात कह ही दी जिसे सब सोच रहे थे। क्या इस आदमी ने सच में किसी को मौत के मुंह से वापस ला दिया? ह्यू का गर्वित स्mirk और गहरा हो गया। है, ये इतना भी मुश्किल नहीं था क्या? कुछ पल खुद की तारीफ में खोए रहने के बाद उसने पेंसु की ओर देखा और पूछा, तुम्हें अभी छाती पर तेज चोट लगी थी, सही? पेंसु ने अपना चोटिल सीना सहलाते हुए जवाब दिया, हाँ, यहीं काफी जोर से। बिना किसी के पूछे ह्यू ने आगे समझाना शुरू किया। शायद पेरिकार्डियम की ब्लड वेसल्स फट गई, जिससे प्रेशर बिल्डअप हुआ और दिल की धड़कन रुक गई। वह कुछ क्षणों के लिए रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो। जब उसने देखा कि पांसु और उसकी बेटी उसे चौड़ी आंखों से घूर रहे हैं, तो उसे एहसास हुआ, ओह, इन्हें कुछ समझ नहीं आया है ना? मैं अभी भी जोजोन युग में हूं। लेकिन भले ही वे उसकी मेडिकल एक्सप्लेनेशन को न समझ सके, उनके चेहरों पर आभार स्पष्ट झलक रहा था। पांसु की बेटी अचानक ह्यू के पैरों में झुक गई और गहरे भावुक स्वर में बोली, सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एक आम नागरिक की पिछली बदतमीजी को माफ कर दीजिए। ह्यू को एक क्षण के लिए लगा कि वह फंस गया है। पंसु, जिसकी आंखें अब आंसुओं से भर चुकी थीं, धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, सर, आपकी वजह से हम मैजिस्ट्रेट के घर पर अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। ह्यू ने हैरानी से सोचा, यह आदमी अभी अभी मरते मरते बचा और इसे अपने परफॉर्मेंस की चिंता है? डॉलसक, जो पास खड़ा था, मानो उसके मन की बात पढ़कर बोला, सर, यह मैजिस्ट्रेट के घर पर परफॉर्म करने का मौका है। सुवोन में वह अधिकारी सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक है। अगर कोई आम नागरिक ऐसे आयोजन में भाग ले सके तो। फंसु अपनी बेटी के सहारे खड़ा खुशी खुशी उससे बातें करने लगा। पिता, मुझे सच में लगा था कि आप मर चुके थे। हम कितने भाग्यशाली हैं, यह सच में चमत्कार है। ह्यू ने एक लंबी सांस ली और पास बैठकर अपना मेडिकल किट टटोलने लगा। अब अंकल, आप अपने काम पर लौट सकते हैं। फिर उसने 2 गोलियां निकाली। ये ले लो, पानी के साथ खा लेना। उसने पीयू की बेटी को गोलियां सौंपते हुए कहा, मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए और दवा लिख दूंगा। वह यह सुनकर बेहद भावुक हो गई। आप हमें दवा भी दे रहे हैं? मैं सच में नहीं जानती कि हम आपका कर्ज कैसे उतारेंगे। ह्यू ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ का ओके इशारा किया और बोला, यह आसान है, पैसों से। फिर वह अचानक रुक गया। भीड़ अब भी उसे घेर कर खड़ी थी। रुको, यहां इतने सारे लोग हैं, खुलेआम ऐसा करना सही नहीं होगा। उसने थोड़ी पर हाथ रखा और कुछ सोचने लगा। कुछ क्षणों बाद उसने प्रस्ताव रखा, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो मेरी एक मदद कर सकती हो। पीयू की बेटी तुरंत सहमत होकर बोली, बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे सर। ह्यू कुछ क्षण हिचकिचाया, फिर आखिरकार बोला, तो फिर मुझे कोरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करो। उसकी ये अजीब मांग सुनकर पीयू की बेटी थोड़ा भ्रमित हो गई। रात रलने तक एक कांपती हुई आकृति छड़ी के सहारे लड़खड़ाती हुई चल रही थी। यह ह्यू था जो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे थे। और कितनी दूर चलना होगा? वह बड़बड़ाया। अगर यहां गाड़ियां होती तो यह सफर सिर्फ 30 मिनट में पूरा हो जाता। लेकिन उसकी हताशा बस 3 सेकंड तक ही रही। फिर उसने खुद को दोबारा संभाला। नहीं, यह मेहनत वाकई सार्थक है। मैंने उन कलाकारों की मदद की, उनकी सहायता हासिल की और साथ ही कई नई चीजें भी सीखी। सबसे पहले उसने यह पुष्टि कर ली कि यह जगह सुवन है। लेकिन जितनी बार उसने चारों ओर देखा, वासोंग किला कहीं नजर नहीं आया। इसका मतलब साफ था, यह समय राजा जंगजो के सिंहासन पर बैठने से पहले का था। ह्यू को हाँफते हुए देखकर डोलसुक ने व्यंग्य किया, युवा स्वामी बहुत कमजोर है। यह तो होना ही था जब आप हर समय शराब ही पीते रहते हैं। यह सुनकर ह्यू ने मन ही मन बड़बड़ाया। फिर से यह अपनी महानता दिखाने लगा।
लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और अपनी छड़ी पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हुए स्थिति का विश्लेषण करने लगा। दूसरी बात, यह शरीर पूरी तरह बेकार है, यहां तक कि नहीं करते। लेकिन जोसेन काल के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार क्या वाकई कुलीन लोग इस तरह रहते थे? जैसे ही वह घर पहुंचा, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुम इतनी देर से लौट रहे हो। आंगन के बीचों बीच उसके पिता खड़े थे, हाथ में झाड़ू लिए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तुमने फिर पूरा दिन शराब पीकर बिताया है ना? उन्होंने कड़कते हुए पूछा। हीयू ये देखकर दंग रह गया। उसके पिता ने झाड़ू उठाई और क्रोध से गरजते हुए बोले, क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? तुम्हारी वजह से मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर मैं 100 साल जीना चाहता हूं तो मुझे तुम्हें अभी मारना पड़ेगा। यह सुनकर हीयू का खून सूख गया। पिता को अचानक क्या हो गया? वह डर के मारे पीछे हटने लगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। इस जोसेन युग में एक मूर्ख युवा स्वामी अकेले जिंदा नहीं रह सकता। धत तेरी की, अब मैं क्या करूं? उसके पिता की ताकत कोई मजाक नहीं थी। इससे पहले कि वह कोई योजना बना पाता, उसके पिता झाड़ू उठाकर उसकी ओर दौड़ पड़े। पसीने से तरफ-तर हीयू ने अपने दांत भींचे और सोचा, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर कुछ करना है तो अभी करना होगा। यही सोचकर वह अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। एक पल के लिए उसके पिता के हाथ रुक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर उन्होंने और भी गुस्से में पूछा, अब ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अगर मैं तुम्हारी पीठ पर मारूंगा तो दर्द और ज्यादा होगा? हीयू ने मन में जवाब दिया, नहीं, आप जहां भी मारेंगे मुझे तो मरना ही है। बिना कुछ कहे उसने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, पिता। फिर उसने वह बात कही जिसने उसके पिता को पूरी तरह चौंका दिया, मैं चिकित्सा विज्ञान में जिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। डोलसुक, जो अब तक यह नजारा देख रहा था, आगे बढ़ा और बोला, स्वामी जी इस बार सच में चिकित्सा में रुचि ले रहे हैं महोदय। उसके पिता ने अविश्वास से पूछा, क्या ये तुम सच कह रहे हो? डोलसुक ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, स्वामी जी ने आज एक व्यक्ति को मौत के मुंह से वापस लाया। ये शब्द सुनकर उसके पिता अवाक रह गए। फिर से कहो, तुम पक्के हो? हीयू राहत की सांस लेते हुए मन ही मन बोला, बच गया, बढ़िया डोलसुक, मुझे और सराहना दो। डोलसुक ने आगे कहा, हाँ, स्वामी जी ने आज एक बूंद भी शराब नहीं पी। ये शब्द बिजली की तरह गूंजे। हीयू के पिता सदमे में खड़े रह गए। आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रह गया। हीयू ने अपने पिता के चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, ये इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? कुछ देर तक वे जड़वत खड़े रहे। फिर अचानक उनका चेहरा दूसरी ओर मुड़ गया। उनकी आंखों में आंसू झलकने लगे। अगले ही पल उन्होंने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और ऐसे अंदर चले गए मानो कुछ हुआ ही न हो। पीछे से उनकी आवाज आई, कल सूरज पश्चिम से उगेगा क्या? खैर, बहुत देर हो गई है, जाओ अंदर जाकर आराम करो। जैसे ही उसके पिता चले गए, हीयू ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा अभी भी उलझन में था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे रो देंगे। ऐसा लग रहा है कि ये पिता अपने जज्बात जाहिर करने में अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल मेरे असली पिता की तरह। अचानक डोलसुक की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। स्वामी जी, आप पहले जो कह रहे थे, क्या वो सच था? मैं आप पर शक नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि लोगों की जान का सवाल है। क्या आप वाकई चिकित्सा विज्ञान सीखने पर ध्यान देने वाले हैं? हीयू ने थकान भरी सांस ली और झुंझलाकर कहा, इसका कोई फायदा नहीं। मैंने पहले ही हजारों मरीजों का इलाज किया है। वह पलटा और आगे बढ़ गया।